हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करेंगे मुगल काल की पृष्ठभूमि की, यानी कि किस तरह से मुगल काल भारत में या फिर मुगल एरा अस्तित्व में आता है। तो आपको पता ही है, मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 से 1757 ईस्वी तक माना जाता है, जिसमें पूर्व मध्यकाल आपका होता है 712 से लेकर 1192 तक, और उत्तर मध्यकाल होता है 1192 से यानी कि गौरी के शासन से 1757 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकालीन इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। दिल्ली सल्तनत काल, जिसका हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं मुगल काल की। तो 5 वंश हुए इसमें आपके सल्तनत काल में, ठीक है। इनके क्रम पूछे जाते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन 5 का क्रम पूछा जाता है। इसके बाद मुगल शासकों का क्रम आता है। बाबर 1526, ये पूछा है। उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और उसके बाद छोटे मोटे बहादुर शाह जफर तक 1857 ईस्वी तक आते रहते हैं। आज चर्चा होगी मुगल पृष्ठभूमि की, और अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे बाबर के बारे में, और उसके अगले वीडियो में अकबर के बारे में, और उसके अगले वीडियो में जहांगीर के बारे में। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो ये आप देख रहे होंगे भारत के ऊपर हिस्सा रेड कलर का, ये है उज्बेकिस्तान, ठीक है। क्यों बता रहे हैं आगे आप समझ जाएंगे। तो पूर्व मध्यकाल में मध्य एशिया में दो महान जातियां हुई, मंगोल और तुर्क, और इनका भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। तुर्कों का मूल स्थान तुर्किस्तान, नाम से ही समझ में आ रहा है। मंगोल का मंगोलिया, यानी कि चीन के ऊपर वाले पार्ट में। प्रारंभ में ये दोनों जातियां खाना बदोश थी, यानी कि इधर उधर विचरण करती थी, स्थायी मकान नहीं। तो कबीले जैसे नहीं होते हैं अपने यहाँ वनटांगिया टाइप के, वैसे कबीलियाई प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अपनी वीरता, साहस, लड़ाकू प्रवृत्ति, महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति और क्रूरता के कारण ये राजनीतिक रूप से स्थापित हो गई, और समय के साथ साथ इन दोनों जातियों के राजनीतिक एवं साम्राज्य विस्तार संबंधी संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसी क्रम में इन जातियों द्वारा समय समय पर भारत पर, मुख्य उद्देश्य इनका लूटपाट था, ना कि शासन करना था, तो लूटपाट के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। दोनों ही जातियां इस्लाम धर्म की अनुयायी थीं, तथा इस्लाम धर्म के प्रसार के साथ साथ आर्थिक लाभ की प्राप्ति के संसाधन से भारत की ओर आकर्षित हुई थीं। कुल मिलाकर भारत अमीर था, तो उन्हें चाहिए यहाँ से लूटपाट और धन। दोनों ही जातियों द्वारा समय समय पर भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किए, लेकिन असफलता प्राप्त होती। उसके बाद आती है 11वीं सदी, और 11वीं सदी में भारत की राजनीतिक विकेंद्रीकरण, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन था। यानी कि सत्ता एक हाथ में तो थी, लेकिन उतना कंट्रोल नहीं था, तो कोई भी केंद्रीय मजबूत सत्ता नहीं थी। इसीलिए कई लोग अभी भी चाहते हैं कि भारत में, जो कहते हैं ना कि 7-8 लोग शासन चला रहे, केंद्रीय सत्ता कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन हो, जिससे कंट्रोल करना केंद्र को मुश्किल हो। और इसी कारण क्षेत्रीय इकाइयों ने स्थिति का लाभ उठाते हुए अपने अपने क्षेत्रों में स्वयं को एक प्रकार से स्वतंत्र या संप्रभु घोषित कर लिया। इस पृष्ठभूमि ने भारतीय क्षेत्रीय इकाइयों के मध्य आपसी संघर्ष एवं युद्ध के प्रवेश को भी निर्मित किया। भाई, जब सब स्वयं को स्वतंत्र कर लेंगे, फिर सब सोचेंगे कि हम थोड़ा थोड़ा साम्राज्य विस्तार करें, तो एक दूसरे से लड़ना प्रारंभ कर लिए। इस कारण जब तुर्कों को, मतलब उन्होंने कोई भी कहीं पे अटैक करेगा, तो पहले क्या होगा, गुप्तचर भेजेगा और अपने दूत भेजेगा। दूत मतलब ऑफिशियल नहीं, ऐसे ही कि चेक करके आओ वहाँ क्या कंडीशंस हैं इंडिया में। तो उनके लिए वो समझ गए कि इस समय भारत को जीतना सबसे आसान कार्य होगा, क्योंकि भारतीय राजा आपस में लड़ रहे हैं। इसमें पहला प्रयास करते 712 ईस्वी में तुर्की का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। उसने सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर दिया। यह किसी अरब शासक की भारत पर पहली विजय थी। कौन सी? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी सिंध के शासक दाहिर को जब उसने पराजित किया। इसके बाद महमूद गजनवी द्वारा भारत में लूटपाट के उद्देश्य से कई बार आक्रमण किया, और उसके बाद मोहम्मद गौरी द्वारा लूटपाट तो हुई हुई, उसके बाद उसने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद गौरी। इसी क्रम में 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के साथ ही भारत में दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य का मार्ग खुल जाता है। मोहम्मद गौरी ने स्वयं भारत पर शासन नहीं किया, लेकिन अपने निष्ठावान गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की सत्ता सौंपकर स्वयं वापस लौट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का काल प्रारंभ होता है। आपको पता है, पिछले वीडियो हम पढ़ा चुके हैं।
और उसने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद यानी कि 1526 ईस्वी में जब उसका बाबर से युद्ध होता है, ये सल्तनत काल समाप्त हो जाता है। इस दौरान दिल्ली सल्तनत के तहत 5 वंशों द्वारा स्थापित शासन चलाया जाता है, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। अब बात करें भारत में मुगल काल की स्थापना और उस समय की तत्कालीन यानी कि परिस्थितियों के बारे में। भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति 1525 के आसपास की बात करें तो सिंधु नदी यानी पाकिस्तान वाली साइड से बंगाल की खाड़ी तक का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था। मुसलमानों द्वारा अधिकृत पश्चिमी गुजरात व समीपवर्ती क्षेत्र थे, यानी गुजरात के आसपास के क्षेत्र थे। उत्तर व दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के मध्य राजपूताना राज्य था, जिस पर राजपूतों का शासन था और इसका प्रमुख केंद्र था मारवाड़। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य था, जहां हिंदू शासक राज्य करते थे। ठीक है, अब बात करें दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण। तो जब इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है तो नए अफगान सरदारों की नियुक्ति करता है, जो कि दिल्ली सल्तनत के अधीन विभिन्न प्रांतों का प्रशासन संचालित कर रहे थे और वो स्वयं को धीरे धीरे स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। अर्थात इब्राहिम लोदी के समय सुल्तान का अपनी प्रशासनिक इकाइयों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। इसी दौरान कई बार समकालीन पूछ लेगा तो इब्राहिम लोदी के समकालीन कौन है? राणा सांगा। तो इसी दौरान राजस्थान मेवाड़ के राजा राणा सांगा भी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। इब्राहिम लोदी तो वो भी अटैक दिल्ली पे नज़र रखेंगे कि यहाँ से हम साम्राज्य विस्तार करेंगे, दिल्ली को अपने में मिला लेंगे। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल यह थी कि इसने सुल्तान बनने के बाद पुराने सभी अफगान सरदारों को अपने प्रशासनिक पदों से हटा दिया था और अनुभवहीन और नए अफगान सरदारों को नियुक्त कर दिया था। इससे पुराने सरदार हो गए असंतुष्ट, जिनमें पंजाब के शासक इंपॉर्टेंट है दौलत खान, जिसने बुलाया था अटैक के लिए बाबर को, एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां प्रमुख थे। और इसी से दिल्ली दरबार में भी सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ हो जाता है। अंततः इन्हीं असंतुष्ट सरदारों द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण या नियंत्रण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। इसके फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत के साथ साथ ही लोदी वंश का पतन हो जाता है और भारत में एक नए मुगल वंश की स्थापना होती है। आगे हम चर्चा करेंगे कि इसका नाम मुगल ही क्यों पड़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध आपको बता दिया, ये लाहौर है, ये ऊपर दिल्ली, नीचे पानीपत, अजमेर, आगरा आपको दिख रहा है मैप में, कोई दिक्कत नहीं। कब हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध? सन 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ? तो लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। इसमें हुआ क्या कि बाबर की विजय हो गई, इब्राहिम लोदी की पराजय हो गई और लोदी वंश का समापन हो गया, मुगल वंश की स्थापना हो गई। अब जो हमने पहले कहा था कि दिल्ली सल्तनत का, भाई इसी को सल्तनत काल कह देते, मुगल काल क्यों अलग से नाम दिया गया? तो यह नामकरण एक हिसाब से तो इतिहासकारों ने भी अपने विभाजन और इतिहास लेखन की सरलता की दृष्टि से किया हुआ ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन उसके कई अन्य कारण भी थे। तकनीकी रूप से बाबर अपने पैतृक वंशज तुर्की से संबंधित था, किंतु बाबर मंगोल शासक चंगेज खां से अत्यधिक प्रभावित था। यद्यपि तैमूरलंग और चंगेज खां दोनों ही क्रूर और प्रमुख शासक थे, लेकिन उस समय के परिवेश में तुलनात्मक रूप से तैमूर को अधिक क्रूर और निरंकुश शासक माना जाता था। इसलिए इतिहासकारों द्वारा मध्यकालीन इतिहास विवेदन तथा बाबर द्वारा मातृपक्ष के मंगोल शासक का वंशज बनने की प्रवृत्ति के कारण मुगल काल का नाम दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मंगोल शब्द का अरबी रूपांतरण है मुगल, तो 1526 से प्रारंभ हुए नवीन काल को मुगल काल नाम दे दिया गया। एक अन्य कारण यह भी है कि 1494 में अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना के शासक बने बाबर समरकंद, जो कि प्रारंभ में तुर्कों की राजधानी थी, को अपना पैतृक निवास स्थान समझता था। इसलिए बाबर समरकंद पर फिर से अधिकार प्राप्त करना चाहता था, जिस पर अन्य तुर्की कुलीनों ने शासन स्थापित कर लिया था बाबर को भगाकर।
हालांकि बाबर को इस संदर्भ में सफलता प्राप्त नहीं होती और इसी दौरान बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण के लिए दौलत खां निमंत्रण देता है कि आइए इब्राहिम लोदी पर अटैक कीजिए, यहाँ सब दिक्कत है, आप आराम से जीत जाएंगे। जब 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया तो बाबर यह समझ चुका था कि उसे पुनः समरकंद पर शासन करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वह यह सोचता है कि दिल्ली पर ही शासन करना ठीक है, वापस समरकंद पर अधिकार करना बेवकूफ़ी वाला काम है। इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से बाबर द्वारा दिल्ली पर शासन किया जाना तत्कालीन दिल्ली सल्तनत के शासकों से भिन्न था, इसलिए जो कि स्पष्ट रूप से दिल्ली पर शासन करने के लिए प्रेरित थे। अतः बाबर और पूर्ववर्ती दिल्ली सल्तनत के शासकों की दृष्टिकोण की भिन्नता के आधार पर भी इतिहासकारों द्वारा इसे दो भागों दिल्ली सल्तनत काल और मुगल काल में बांट दिया गया। इसका एक अन्य उदाहरण है कि मुगल काल को भी पुनः दो काल खंडों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें है 1526 से 1707 औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो औरंगजेब की मृत्यु तक का को मुगल काल, जबकि 1707 से 1857 के कालखंड को उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे स्टार्टिंग में तो आपने 1757 बताया, तो देखिए कहीं पर 1757 भी लिखा है और कहीं पर 1857 यानी कि बहादुर शाह जफर द्वितीय तक भी आगे लिखा हुआ है, तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि 1526 से 1707 तक बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासकों ने मुगल साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांध रखा था और बहुत बड़े अधिकार हिस्से पर अपना शासन कर रहे थे, जबकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय मुगल सत्ता के कमजोर होने, क्षेत्रीय शक्तियों के उदय होने तथा फ्रांस तथा इंग्लैंड जैसी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बढ़ते महत्व के कारण 1857 के काल को उत्तर अथवा परवर्ती मुगल काल की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। अब बात करते हैं कि बाबर था कौन। तो पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म होता है 4 फरवरी 1483 को। कहाँ पर? ट्रांस आक्सियाना के प्रांत के फरगाना में, जो वर्तमान में उज्बेक। पिता जो था मिर्जा उमर शेख, तुर्की शासक तैमूर लंग का 5वां वंशज था। यानी कि बाबर के पैतृक जो ये पिता के पक्ष के लोग थे वो थे तैमूर के वंशज, जबकि माता का नाम था कुतलुग निगार खानम, जो मंगोल शासक चंगेज खां की 14वीं वंशज थी। यानी कि माँ मंगोल और पिता उज्बेक, पिता तुर्क, माँ मंगोल और पिता तुर्क। ठीक है। उल्लेखनीय है कि 1496 में उज्बेकिस्तान के कुलीनों ने फरगना पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। इस दौरान बाबर अपने कुछ सैनिकों के साथ कहाँ भाग गया था? फारस, जो वर्तमान ईरान है, उसके तत्कालीन शासक किसके पास? शाह इस्माइल के पास जाता है शरण के लिए, यानी कि रुकने के लिए, मदद के लिए। फारस के शासक ने बाबर को 2 शर्तों के आधार पर शरण दी। पहली कि बाबर इस्लाम के कौन से मत को अपनाएगा? शिया मत को अपनाएगा। दूसरी शर्त यह थी कि बाबर काबुल पर अधिकार प्राप्त करेगा और काबुल को उसे सौंप देगा। इसके लिए फारस के शासक ने बाबर को सैन्य सहायता प्रदान की। इसका मतलब यह हुआ कि जब उससे कहा कि आप काबुल जीतेंगे और काबुल मुझे दे देंगे, कि फारस का शासक ये जानता था कि बाबर में सैन्य नेतृत्व की क्षमता है और वो साहसी प्रवृत्ति का इंसान है। बाबर काबुल पर यानी कि अफगानिस्तान पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। साथ ही 1502 ईस्वी के आसपास बाबर सैन्य शक्ति के आधार पर पुनः फरगना पर शासन प्राप्त करने में सफल हो जाता है। इसके बाद बाबर पुनः समरकंद पर अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से आक्रमण करता है। इस क्रम में 1502 ईस्वी में बाबर और तत्कालीन समरकंद शासक उज्बेक सैवानी खान के बीच सरायुपाल का युद्ध, याद रखना है सरायुपाल। तो सरायुपाल का युद्ध 1502 में बाबर और उस समय के उज्बेक शासक सैवानी खान के बीच लड़ा जाता है, लेकिन उसमें बाबर की हार होती है। इस क्रम में 1507 में बाबर अंधविश्वास अथवा अपनी कोई निजी मान्यता के कारण मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। मिर्जा मतलब उसके पिता भी अपने नाम के आगे मिर्जा लगाते थे, क्योंकि बाबर को प्रतीत होता है कि समरकंद पर शासन करने के संदर्भ में उसके पराजय का मूल कारण उसकी मिर्जा की उपाधि है। उल्लेखनीय यह है कि मिर्जा की यह उपाधि फरगना के शासकों द्वारा परंपरागत रूप से धारण की जाती थी और बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा ने भी यह उपाधि धारण की थी। बाबर पहला ऐसा शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी।
इंपॉर्टेंट पॉइंट। बादशाह फारसी भाषा का शब्द है जिसमें बाद का अर्थ स्थायी और शाह का अर्थ स्वामी अर्थात स्थायी स्वामी। वस्तुतः बाबर ने यह उपाधि इसलिए धारण की क्योंकि इस्लाम धर्म का अनुसरण करने वाले सभी शासकों द्वारा खलीफा के निर्देशानुसार कोई उपाधि धारण करनी ही होती थी। उदाहरण के लिए दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा खलीफा के निर्देश पर सुल्तान की उपाधि धारण की जाती थी, लेकिन बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कर खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं करने वाले व्यक्ति का स्वघोषित दर्जा प्राप्त किया, यानी कि ये खलीफा के हिसाब से नहीं चले। समरकंद पर बार बार अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्यों में विफल होने के बाद बाबर अपने सैन्य अभियानों को दिल्ली यानी कि भारत की ओर केंद्रित करता है कि वहीं करते हैं, यहाँ तो हार रहे हैं। अब बात करें भारत पर बाबर के आक्रमण के कारणों के बारे में। पारिवारिक कारण तो अपने पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की आयु में फरगना के शासक बने बाबर को सत्ता से वंचित कर दिया गया। इसके बाद सैन्य शक्ति में वृद्धि। फरगना की सत्ता से वंचित होने के बाद बाबर ने लगभग 3 वर्ष सैनिकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए व्यतीत किए। इस दौरान बाबर ने समरकंद तथा फरगना को पुनः जीतने का प्रयास किया, लेकिन उसमें असफल रहा। दूसरी ओर फारस के शासक ने सैन्य सहायता प्रदान की और बाबर ने काबुल पर अपना अधिकार कर लिया। लगभग 2 वर्षों के दौरान निरंतर युद्ध अभियानों में व्यस्त रहने के फलस्वरूप बाबर ने कई युद्ध नीतियों को सीखा। इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट है तोपखानों और बंदूकों का प्रयोग सीखा, सेना को छिपाने की रणनीति सीखी, शत्रु को प्रलोभन में डालना यानी कि लालच में डालना कि हम हार गए और फिर पीछे से वार करना, कुशल घोड़सवारी आदि प्रमुख थे, जिससे बाबर के सैन्य उत्साह में वृद्धि होती है। अब बात करें आर्थिक लालसा की, तो अपनी पुस्तक बाबरनामा में बाबर ने भारत की विशाल धन संपदा और स्वर्ण का उल्लेख किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि साम्राज्य की महत्वाकांक्षा के साथ साथ ही वह अपने पूर्ववर्ती शासकों की तरह बाबर भी लोभ की भावना से प्रेरित था। आगे बात करें धर्म प्रसार की, तो बादशाह की उपाधि धारण कर बाबर ने स्वयं को खलीफा की अधीनता से मुक्त कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पर जब उसने अधिकार कर लिया तो उसके बाद उसने इस्लाम का प्रसार किया। इसके अतिरिक्त फारस के शासन द्वारा इस्लाम के शिया मत का प्रसार करने की शर्त स्वीकार करना भी बाबर के धार्मिक विस्तार के दृष्टिकोण को इंगित करता है। उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति की बात कर लेते हैं, तो 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के समय उत्तर भारत कमजोर एवं शक्तिहीन इब्राहिम लोदी के अधीन था। साथ ही उत्तर भारत की राजपूत शक्तियां भी दिल्ली पर सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से सक्रिय थीं। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का एक स्टेटमेंट है कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत राज्यों का एक संग्रह था। दिल्ली साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो चुका था। बड़े बड़े प्रांतों के शासक अलग अलग थे। छोटे जिलों यहाँ तक कि शहरों और दुर्गों के भी सरदार हुआ करते थे, जो अपने से किसी उच्चतर राजनीतिक सत्ता का प्रभुत्व नहीं मानते थे और राजा का आदेश सर्वोच्च नहीं रह गया था। इस समय भारत किसी भी आक्रमणकारी का जिसमें विजय करने की शक्ति और दृढ़ता होती शिकार बन सकता था और बाबर ने उसका ही फायदा उठाया। इसके अलावा बाबर को पंजाब के शासक दौलत खां, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां तथा राणा सांगा द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों के कारण भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। फिर पानीपत के युद्ध के बाद आता है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। तो 1526 में दिल्ली सुल्तान को पराजित करने के बाद बाबर भारत के महत्व को निकटता से समझ गया। उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ गईं। दूसरी ओर राजपूत शासक राणा सांगा यानी कि संग्राम सिंह का यह दृष्टिकोण था कि दिल्ली विजय के बाद बाबर वापस अपने क्षेत्र में लौट जाएगा और भारत में प्राप्त धन से समरकंद को पुनः जीतने का प्रयास करेगा। इसके अलावा राणा सांगा का संभवतः यह भी मानना था कि बाबर तथा उसकी सेना के लिए उत्तर भारत की जलवायु को सहन करना बहुत कठिन होगा, लेकिन बाबर ने वापस लौटने की बजाय दिल्ली में ही शासन करने का निर्णय लिया और इसी क्रम में उसने दिल्ली की सत्ता के सबसे बड़े दावेदार राणा सांगा से युद्ध करने का निर्णय ले लिया। फलस्वरूप मायने की लड़ाई जब निर्णय ही ले लिया तो 27 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा नामक स्थान पर, जो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, युद्ध होता है और जिसमें बाबर की विजय होती है। बाबर की विजय का प्रमुख कारण होता है, इंपॉर्टेंट है, बंदूकों और तोपखाना का प्रयोग किसने शुरू किया? बाबर ने मुगल काल में। तो
बाबर की विजय का प्रमुख कारण बंदूकों और तोपखानों का प्रयोग किया जाना था, जबकि राजपूत सेना में शौर्य की कोई कमी नहीं थी और उनकी युद्ध पद्धति और अपेक्षाकृत आधुनिक हथियारों की कमी के कारण उनकी पराजय होगी। यानी कि उन पे हथियार तो थे नहीं, वही तलवारें भाला, शौर्य खूब था, अकेला शौर्य भी क्या करेगा। खानवा के युद्ध के बाद बाबर के लिए उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया और इसके साथ ही राजपूत शासकों की शक्ति भी लगभग क्षीण हो गई। इतिहासकारों के अनुसार खानवा के युद्ध ने पानीपत के प्रथम युद्ध के अधूरे कार्य को संपूर्णता प्रदान कर दी। फिर होता है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। ये देख रहे हो आप बीच में, हाँ। तो खानवा के युद्ध में बाबर की जीत ने प्रमुख राजपूत शासक राणा सांगा को पराजित कर दिया, किंतु अभी भी पूरी तरीके से राजपूत शक्तियों का उन्मूलन नहीं हुआ था और शेष राजपूत बाबर के विरुद्ध एकजुट हो रहे थे। इसलिए चंदेरी, जो आधुनिक भोपाल का समीपवर्ती क्षेत्र है, उसका युद्ध होता है। बाबर ने शेष राजपूतों के विरुद्ध 29 जनवरी 1528 में करते हैं चंदेरी का युद्ध, जिसमें पुनः बाबर की जीत होती है। इतिहासकारों का यह भी मत है कि खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने राजपूतों से उनके प्रमुख किलों के अधिकार की मांग की, लेकिन मालवा के राजा जो थे मेदिनी राय, उन्होंने चंदेरी के किले को बाबर को सौंपने से मना कर दिया। तो इसमें मेदिनी राय शामिल थे चंदेरी के युद्ध में, बाबर और मेदिनी राय के बीच। अब बात करें घाघरा के युद्ध की, जो है 1530 ईस्वी में। ये ऊपर घाघरा कोसी गंडक नदियां हैं, वही दिख रही हैं। तो खानवा और चंदेरी के युद्ध के माध्यम से बाबर ने राजपूत शक्तियों का पूरी तरीके से कर दिया उन्मूलन, लेकिन बाबर को अभी भी डर था अफगानी आक्रमण का। इन अफगानों में प्रमुख था इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, जो स्वयं को दिल्ली का वास्तविक उत्तराधिकारी समझ रहा था। महमूद लोदी को बंगाल के शासक नुसरत शाह के द्वारा समर्थन दिया गया, क्योंकि बंगाल के शासक नुसरत शाह का मानना था कि यदि महमूद लोदी दिल्ली का सुल्तान बनता है तो निकट भविष्य में उसे आसानी से हरा दिया जाएगा। इसके अलावा बाबर इस समय चंदेरी के युद्ध में व्यस्त था, अतः महमूद लोदी के नेतृत्व में संगठित होने के लिए ये बेस्ट टाइम था। अंततः 1529 में घाघरा नदी के तट पर महमूद लोदी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की एकपक्षीय रूप से विजय होती। उल्लेखनीय यह है कि बाबर द्वारा लड़ा गया घाघरा का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें जल और थल दोनों स्तरों का युद्ध हुआ। कैसे याद रखेंगे, पूछ ले कि ऐसा कौन सा एकमात्र युद्ध था बाबर द्वारा जो लड़ा गया था जिसमें जल और थल दोनों स्तरों पर युद्ध हुआ, तो घाघरा तो नदी का ही नाम है, तो समझ जाओगे, ट्रिक है। इस प्रकार उत्तर भारत का लगभग समस्त क्षेत्र बाबर के अधीन आ गया। इसी दौरान अगले ही वर्ष 26 दिसंबर 1530 को एक अज्ञात बीमारी के कारण बाबर की हो जाती है मृत्यु। बाबर का अंतिम संस्कार किया जाता है अफगानिस्तान में और बाबर की मौत के बाद उसके बड़े बेटे हुमायूं को मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आपका ये वीडियो होता है समाप्त मुगल काल की पृष्ठभूमि के बारे में। आगे दूसरे वीडियो में बात करेंगे बाबर से लेके शेरशाह सूरी तक की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।